हेलो गाइस, तो टुडे विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन लेसन 9 का ये सेकंड भाग हो गया। मतलब पहला भाग हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन है, ये सेकंड भाग हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है? मतलब पॉइंट्स एक एक करके हम समझते जाएंगे सारे पॉइंट्स को। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट मतलब उसकी स्पीड हुई, उसकी वेवलेंथ हुई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हुई, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा। सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम थ्रू विच इट इज़ ट्रैवलिंग। यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट जो मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है, लाइट की रेज उस पर डिपेंड करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाइट लाइट का वेवलेंथ, उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन, ये चेंज भी हो सकता है जैसे उसका मीडियम चेंज होगा। हमारा पार्ट रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। वैसे आपने ये देखा होगा, मतलब रिफ्रैक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, रिफ्लेक्शन अपने 9th में पढ़ा है, तो रिफ्रैक्शन 10th में पढ़ा है, मगर फिर से ये सब करना ही है हमें। So if a ray of light comes to an interference between two media and enters into another medium of a different refractive index, it changes itself suitable to the medium. This phenomenon is called refraction. मतलब जैसे ये कोई मीडियम है, ये उसका नॉर्मल हो गया। एक मिनट में सारा हटा देता हूँ कचड़ा। ये कोई एक मीडियम हो गया, ये उसका नॉर्मल हो गया, और यहाँ से एक रे आ रही है। क्या करेगी? अगर ये डेंसर है तो ये इस तरफ जाएगी, अगर ये रेयर है तो इस तरफ जाएगी, सॉरी इस तरफ जाएगी, थोड़ा डेविएट होगी। मतलब अपना मीडियम के हिसाब से वो चेंज कर चेंज करेगी, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो चेंज इन रिफ्रैक्शन डिसाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, मतलब कितना रिफ्रैक्शन होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिसाइड होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हमें देखना है। सॉरी, मैंने तो कट ही कर दिया इससे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू that in given medium, that is NCV. It is a unitless and dimensionless. तो इस सब का मतलब हम समझेंगे। देखिए पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा कि अगर कोई जा रही कोई लाइट की रे है, वो जा रही है। एक मिनट रुक जाइए, बहुत शोर हो रहा है। हाँ, आपको दिक्कत हो रही होगी उसके लिए सॉरी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी देखिए, अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम एन और सी वी का समझते हैं रिलेशन। अगर एन मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करा जाता है? एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट ये वैक्यूम के लिए, और ये हम लेंगे v, जो हमारा मीडियम है, मीडियम m हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। इस n का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी, मतलब उस मीडियम में स्पीड। तो इसको करेंगे तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी उसकी स्पीड इन दैट मीडियम, मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डायमेंशन लेस आएगी क्वांटिटी। डायमेंशंस एंड यूनिट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, ये हम पैरेलल चल रहे दोनों के। फॉर एनी मटेरियल इंक्लूडिंग एयर n is greater than 1,
मतलब किसी भी मटेरियल के लिए एन जो होता है हमारा, एन मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने इधर देखा है। सो लाइट मतलब एन ग्रेटर देन वन होता है, मतलब अगर एन ग्रेटर देन वन हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम देन एनी मटेरियल मीडियम। मतलब लाइट वैक्यूम में सबसे फास्ट होती है, जो कि उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे फास्टेस्ट होती है इन द वैक्यूम स्पीड, मतलब उसका स्पीड वैक्यूम में। तो वैक्यूम में किसी भी मटेरियल से ज़्यादा वैक्यूम में लाइट फास्ट होती है। यही इसका सेंटेंस का मतलब हुआ। फिर आगे 6 पॉइंट हम देखेंगे। मीडियम हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर। मतलब जिस मीडियम का हमारा जिस मीडियम का हमारा क्या है कि ऑप्टिकली डेंसर जो मीडियम है उसका वैल्यू ऑफ n ज़्यादा होता है। मतलब जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये वाटर के लिए, और ये एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो इसमें ऑप्टिकली डेंसर जो हमारा होगा दैट इज नॉट एयर, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा। वाटर हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। सो यही इसका मतलब है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो उसका वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नीड नॉट बी फिजिकली डेंसर। एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नीड नॉट बी फिजिकली डेंसर। मतलब कोई अगर मीडियम है, जैसे हम ऑयल को ले लें, तो जैसे बहुत सारी ऑयल्स ऐसी होती है जो ऑप्टिकली तो डेंसर होती है मगर फिजिकली डेंसर नहीं होती वाटर से। आपने रेगुलर तो होती है, फिजिकली और ऑप्टिकली दोनों डेंसर होती है, नहीं होती। मगर कुछ ऑयल जैसे पेट्रोल ले लिए हम, तो पेट्रोल इज ऑप्टिकली एंड फिजिकली डेंसर देन वाटर। सो हमें मतलब यही है एग्जांपल कि कुछ ऑयल्स जैसे पेट्रोल, ये वाटर से ऑप्टिकली और फिजिकली डेंसर दोनों होती है, फिजिकली और ऑप्टिकली दोनों। सो आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव, ये मतलब हमने पहला प्रकार देखा था इधर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यह है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as ratio of the speed of light in v1 in the medium 1 to its speed of light, to the speed of light, मतलब its speed in v2 medium 2। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमें किसी का अगर हमें कुछ निकालना है, रिलेटिव डेंसर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आपके टेंथ में भी है कि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी को रिलेट करके, जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एक मिनट में इसको सब मिटा लेता हूँ। रिलेटिव, हाँ, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मुझे एक मिनट, रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे पढ़ेंगे तो मतलब हुआ कि n ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू हमारा आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, यानी ये हमारा ये टू है ना, ये टू इधर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये वाटर के लिए। अब इज इक्वल टू इसका ये ऐसे भी होगा एन टू अपॉन ये एन है और एन वन ऐसे हो सकता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इतना ही छोड़िए, इतना ही है। ये आपका मतलब हुआ कि रिस्पेक्ट टू एयर, जैसे अगर हम लिखें एन ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू वाटर, सो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। इससे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या एयर निकाल सकते हैं। सो आगे देखते हैं हम, आगे हम देखेंगे कि कहाँ पर थे, मैं भूल गया। हाँ, इसको मैं और तरीके बताना चाहता था। सो और तरीके जैसे ये एन टू अपॉन एन वन देखा, ये टू ऊपर होगा और ये वन, एक मिनट, ये टू ऊपर होगा, एन वन का नीचे होगा, इसमें वन ऊपर होता है और टू नीचे होता है, और ये इन साइन है अपॉन साइनर जो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू ये वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। इसकी पोजीशंस ध्यान देना होगा आपको, लैम्डा टू ऊपर, लैम्डा वन इसमें नीचे। सो यही इतना है। सो आगे हम देखेंगे, ओहो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के समय एट नॉर्मल इंसिडेंस देर इज़ नो चेंज इन पाथ, दस देर इज़ रिफ्रैक्शन बट नो डिविएशन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम वो अब हो गया, अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। मैं इसको आपको पहले ये आपको पढ़ लेता हूँ। डेविएशन इज एसोसिएटेड विथ रिफ्रैक्शन ओनली ड्यूरिंग ऑब्लिक इंसिडेंस, मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो भी रिफ्रैक्शन होगा। सो हम इसको समझते हैं 3 डायग्राम्स के जरिए। पहला डायग्राम, ये आपका बॉक्स है, एक मिनट में काम करता हूँ, इसी को बड़ा बना लेता हूँ, इसी में सब समझ जाएंगे हम। हाँ मेरे पास ये भी है, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया ज़्यादा, इसीलिए मुझे याद नहीं रहता। एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि ये बीच में बने। सो अगर एक लाइट आती है, एरो से मार्क करते हैं। सो अगर एक लाइट आती है, एंटर ऐसे करती है, उसका ये इसका ये हो गया नॉर्मल। सो ये लाइट डेविएट होके कैसे जाएगी, ये डेंसर है, एक मिनट, ये रेयर है, ये डेंसर मीडियम है अंदर का। सो अब क्या होगा कि जो लाइट आई वो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट करेगी, डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और वो रे ऐसे डेविएट करके यहाँ पर जाएगी, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर बनेगी, और ये क्या होगा, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई। ये कब हुआ, मतलब ये ऑब्लिकली, ये नॉर्मल से पैरेलल नहीं आई, ये ऑब्लिकली आई। सो आगे देखते हैं अगला हम, कि अगर ये नॉर्मल, एक मिनट,
हम्म। ये आपका नॉर्मल है। मुझे इरेज करने दीजिए 1 मिनट, बस थोड़ा देर। सब इरेज हो गया। क्या हो रहा है आज? कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैं फिर से क्रिएट करूँगा। सो हो गया अब फाइनली। ये हमारा नॉर्मल है। सो क्या होगा कि अगर मैंने तो ये चालू नहीं किया, क्यों अपने आप चालू होता है भाई? सब मिट गया। कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। सो अगर ये लाइट, ये मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल हुआ हमारा। तो अगर लाइट ऐसे आती है यहाँ से, तो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगी। एक और केस बना लेते हैं। लाइट ऐसे हाँ, कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है। हम्म। सो लाइट अगर ऐसे आती है, दिख नहीं रहा होगा आपको। सो लाइट ऐसे जाएगी। और एक और होगा, ये लाइट, हाँ लाइट, ये इसको नीचे समझाना पड़ेगा। सो दो समझा देता हूँ मैं आपको पहले। सो क्या है इसमें कि अगर लाइट, ये हमारी लाइट आ रही है थोड़ा, ये रेयरर है बाहर का मीडियम, ये डेंसर मीडियम है अंदर का। रेयरर बाकी सब जगह है, सब जगह, मतलब सभी जगह रेयरर है, बस अंदर का छोड़कर। सो अगर लाइट ऐसे पाथ क्रिएट करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ भागेगी। अगर इसमें क्या हो रहा है कि लाइट नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब इसका रिफ्रैक्शन इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल 0 है। सो ये क्या है, नॉर्मल ऐसे आती है, ऐसे ही चली जाती है, मगर इसमें थोड़ा रिफ्रैक्शन होता है। और अगर ये क्या हो रहा है, हाँ, अगर ये ऐसे आई, सो ये अगर यहाँ से, इसको मैं इस इधर ही समझा देता हूँ, इधर आपको सही समझ आएगा। ये हमारा नॉर्मल है। सो अब लाइट क्या होगा, डिविएशन, लाइट यहाँ से डिविएट होकर ऐसे चली जाएगी। ये तो हमारा केस हुआ, मतलब डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल से हो जाती है, नॉर्मल से अवे, रेयरर से डेंसर में नॉर्मल के तरफ। यही हमारे 3 केसेस हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यही इस दोनों पॉइंट में लिखा है जो मैंने आपको समझाया। सो इलिस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा अगला पॉइंट है, अब इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। सो टाइम कितना हुआ है मुझे देखना पड़ेगा, ये चलो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। व्हेन seen from outside, the bottom of a water body appear to be raised. It, this is due to refraction of a plane surface of water. मतलब हमारी जो, अगर इसको एग्जांपल लिए तो मैं इसे करता हूँ, इसको एग्जांपल कोने में ही ले लेता हूँ, ये सबसे अच्छा तरीका है हमारा। क्या करूँ, मेरे पास सेटअप नहीं है अभी। सो ये हमारा ग्लास हुआ, ग्लास में कोई ऑब्जेक्ट है। ग्लास को थोड़ा छोटा बनाते हैं, 1 मिनट में सारा एथी कर लेता हूँ। ये हमारा ग्लास हुआ, ग्लास में कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये पेंसिल आपने देखी होगी ग्लास में, इसमें पानी है
पूरा भरा हुआ पानी है मान लीजिए। सो ये क्या होता है, आपको ऐसे लगता है जैसे ये क्या है, यहाँ पर झुका हुआ लगता है। मतलब इसका जाना ओरिजिनल ऐसे चाहिए था, सॉरी बाहर नहीं, इससे जाना चाहिए था, मगर ये झुककर इस तरफ हो जाती है। क्योंकि इसका नॉर्मल भी इस तरफ है तो ये इस तरफ झुकेगी, ये बात कॉमन सेंस है, मगर वो नहीं समझाना अपने को। सो हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। या फिर एक और केस, जब हम क्या है, हम कोई कॉइन डाल देते हैं। इधर एक कॉइन पड़ी है, इधर तो नहीं पड़ी होगी, इधर एक कॉइन पड़ी है, बाहर चली गई हमारी कॉइन। सो इधर एक कॉइन पड़ी है, मगर हम बाहर से देखते हैं इसमें पानी है। अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें क्या महसूस होगा, समझ आएगा कि ये कॉइन इधर पड़ी है और इसका जो सरफेस है ये इतना है। मतलब हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों होता है इलिस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में। सो when seen from outside the bottom of a water appear to be raised। मतलब वही बॉटम ऑफ वाटर appear to be raised जो मैंने दिखाया था आपको अभी बताया। the this is due to refraction of plane surface, मतलब वही रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है इसीलिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। मतलब ये अगर आपका ये है, यहाँ पर इसका बॉटम है, इसमें पानी है। सो ये यहाँ पर दिख रहा है, इसकी ये रियल हाइट हो गई, रियल डेप्थ, हाइट नहीं। और इसकी ये एपेरेंट डेप्थ हो गई जो हमें दिख रही है। इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं वाटर का। वो क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। ये हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो ये पहला फॉर्मूला इस पॉइंट का हमारे पास आता है। सो अगले पॉइंट से दिस रिलेशन होल्ड गुड फॉर अ प्लेन पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑल्सो। मतलब किसी प्लेन पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब, मतलब प्लेन पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब के लिए ये रिलेशन गुड मतलब होल्ड करता है। स्टिक और पेंसिल के पब्लिक, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। सो हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि ये डायग्राम आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्लैक से ही। सो क्या है, ये हमारी स्टिक आती है। स्टिक ऐसे जा ऐसे हो है, ओरिजिनल ऐसे ही है, मगर हमें दिखती क्यों है ऐसे। या फिर इसको हम अलग एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्रॉस। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर नॉर्मली हमें देखने के लिए कम से कम दो रेस चाहिए। दो से ज़्यादा होती तो अच्छे दिखते, मगर दिखने के लिए कम से कम दो रेस चाहिए, तो हम दो रे कंसिडर करेंगे। सो एक रे यहाँ पर जा रही है, एक रे टेढ़ी जा रही है। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। सो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा क्योंकि ये डेंसर है, ये बाहर का रेयरर है। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो हम क्या देखते हैं कि ये ऐसे हो गई, तो ओरिजिनली इसके पास ऐसे होनी चाहिए थी। हमें यहाँ से देखेंगे हम, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है मगर इग्नोर। सो इसकी ओरिजिनल पाथ ऐसे, मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो है ये हमें यहाँ दिखेगा। ये ओरिजिनली ऐसे गया, ये यहाँ पर है, यहाँ पर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा दिख नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मगर हमें क्या दिखेगा, ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, जहाँ ये दोनों रेज मीट करेंगे। सो डैट पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, यानी इसकी ऑब्जेक्ट इतनी ऊंचाई पर दिखेगा। तो इसकी ये रियल डेप्थ हो गई, ये वाली
अपेरेंट डेप्थ हो गई। सो हम इससे कंसिडर ये आई एंड आर टू बी स्मॉल, मतलब आई और आर हमारे स्मॉल हुए तो हमारा क्या होता है कि जो साइन थीटा, आई एंड आर नहीं, हम थीटा मान कर बताता हूँ मैं आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा नियरली इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। मतलब हमारा थीटा अगर बहुत स्मॉल है, मतलब ये होल ट्रू है। इसको एग्जांपल 30 डिग्री के ले लेते हैं। साइन 30 क्या होता है? 1/2। 1/2 इज नियरली इक्वल टू 30 डिग्री नहीं, हम रेडियन में लेंगे तो रेडियन में पाई/6, जिसको हम लिखेंगे 0.52 कुछ तो आएगा। और ये नियरली इक्वल टू 10 की वैल्यू, ये भी 0.5 में कुछ आएगी साइन की, और 10 की भी 10/30 आपको मालूम ही है। तो ये नियरली इक्वल आते हैं ये वैल्यूज़, इसीलिए हम इनको कंसिडर करते हैं। तो ये हमने स्मॉल एंगल्स कंसिडर किए। तो टेन आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है हमारा? एक्सिस डायग्राम से समझते ही हमारा एक्स है। सो एक्स अपॉन ए जो है टेन थीटा, ये एक्स, ये ए, ये थीटा, तो टेन थीटा है, सॉरी ये थीटा है, तो ये ट्रायंगल देखिए आप, यहाँ पर ये थीटा है, ये पूरा एंगल आर है। सो टेन थीटा एक्स अपॉन ए ये हो गया। तो ये देखिए क्या आएगा, साइन थीटा के इक्वल आएगा नियरली। सो वैसे ही ये टेन आई का भी, टेन आई का भी। सो क्या हमें इससे मिलता है कि एन इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स आर। एक्स एक्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। सो ए अप आर ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा। सो एन इज इक्वल टू आर अपॉन ए, जो मैंने आपको ऊपर यहाँ कई फॉर्मूला बताया था आर अपॉन, ये कैसे आया ये हमने डिराइव किया। फिर आगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मतलब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये वही चीज़ है जो थीटा 30 डिग्री हमने लिया स्मॉल एंगल, तो क्या होता है ये पाई/6 रेडियन, ये इतना वैल्यू आता है, और साइन थीटा का भी इतना ही वैल्यू आता है 0.5, जो नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल, नॉट इक्वल। सो ये एक एग्जांपल है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसको देखे या आप कर लेंगे। सो मैं क्या समझता हूँ आप कर लेंगे। इसमें क्या है, आप एक डायग्राम बनाइए, यहाँ पर एक फिश है, यहाँ पर एक क्रेन है, यहाँ पर एक फिश है, यहाँ पर एक क्रेन है। इनकी हाइट्स आपको निकालनी है, जो हमने फॉर्मूले, मैंने अभी फॉर्मूले डिस्कस किए कुछ, उन्हीं फॉर्मूलेस के बेसिस पर आपको निकालनी है। सो आज के लिए इतना ही बस करते हैं, फिर बाद में आगे हम कंटिन्यू करेंगे।